आपको पता है कि यूएफबीयू आईबीए मीटिंग 19 जुलाई को हुई है और उसमें 4-5 इश्यूज़ पर डिस्कशन भी हुई है। वैसे तो ये मीटिंग थी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, उसके ऊपर प्रीमियम के बारे में और टॉप अप के बारे में जो बात होनी थी रिटायरीज़ के लिए, नॉट फॉर सर्विंग बैंकर्स। तो उसके लिए इसके अलावा उन्होंने पेंशन अपडेशन और 5 डे बैंकिंग इसके ऊपर भी बातचीत करी है। तो पांचों इशू डिस्कस हुए हैं, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं निकला है। वही पुरानी बात के हम विचार कर रहे हैं, वही पुरानी बात के हम देख रहे हैं, वही पुरानी बात के हम शुरू करने वाले हैं। तो वही पुरानी बात के इट इज़ अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ आईबीए। ये स्टीरियोटाइप उनकी वर्डिंग जो है यूएफबीयू ने अपने लेटर में लिखी है। वीडियो इनका जो लेटर है यूएफबीयू का शाम के 7-8 बजे के बीच आ गया था, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट ऑथेंटिकेशन अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल आगे नहीं चलता है। ये आप सभी को पता है। जो इन्होंने 5 पॉइंट लिखे हैं उसके एक्चुअली रियलिटी क्या है, अंदर क्या बात हुई है और लिखा क्या गया है, इसके ऊपर भी हमने बातचीत करी है और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करी है। जो यूएफबीयू का लेटर है और आईबीए की जो बातचीत है वो अंदर क्या है और लेटर में क्या है, इसके बारे में किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन अरोड़ा सॉल्यूशन ने इसकी बातचीत करी है और इसके ऊपर कुछ तथ्य निकाले हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, पहली बात तो इन्होंने करी है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की जो बात थी मेन रिटायरीज़ के लिए, उसके ऊपर भी कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकला है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि बजाय हम 3 लाख की मिनिमम बेसिक पॉलिसी के 2 लाख की पॉलिसी करना चाहते हैं ताकि प्रीमियम को कम किया जा सके। उनका जो मेन पॉइंट था कि रिटायरीज़ की जो मीगर पेंशन है उसमें से वो हैवी प्रीमियम जो हर साल प्रीमियम बढ़ता जा रहा है वो पे नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने 3 लाख की जगह 5 लाख की जगह 2 लाख की पॉलिसी की प्रपोजल दी है। दूसरी बात थी 10 लाख का टॉप अप की बात करी है, लेकिन उसके बारे में प्रीमियम बैंक पे नहीं करेगा। प्रीमियम विल नॉट बी पे। टॉप अप का जो एनहांसमेंट प्रीमियम है, जो एडिशनल प्रीमियम टॉप अप के लिए पे करना होता है, वो बैंक पे नहीं करेगा, वो रिटायरीज़ ही पे करेंगे। अभी तक जो रिज़ल्ट निकला वो यही है। दूसरी बात रही 5 डे बैंकिंग, जो मेन इशू हमारा मुद्दा कई सालों से, जो 1980 से सही मानों में अगर देखा जाए तो 1980 से ये पेंडिंग चल रहा है। 1980 में पहली बार आईबीए के सामने ये रखा गया था, 5 डे वर्किंग के बारे में बात हुई थी। बाद में फिर जब मोदी जी की सरकार से पहले भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी ये फैसला हुआ था पेट्रोल की सेविंग के लिए, जब पेट्रोल की बचत करनी है, पेट्रोल कंजम्पशन जो है उसको कम करने के लिए जब बात हुई थी, जब ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ने, ओपेक ने पेट्रोल महंगा कर दिया था, डीजल और पेट्रोल, तो उस लिए गवर्नमेंट ने कंसिडरेशन करी थी कि अगर 5 डे वर्किंग करी जाए बैंक्स में सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, तो हमारे पेट्रोल इतना बच सकता है। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दिया था 5 डे बैंकिंग का भी, लेकिन वो करते करते आज 2023 आ गया है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। यूएफबीयू आईबीए ने इसके ऊपर एग्री भी कर लिया, 40-50 मिनट बढ़ाने की बात भी कर ली है, एग्रीड इशू भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। और उसके पीछे ट्रेडर्स भी आ गए हैं, जो ट्रेडर्स ये कहते हैं कि अगर 5 डे वर्किंग हो गई तो हमारे जो बिल्टियाँ हैं, जो हमारे बिल हैं, ट्रेडिंग बिल हैं, वो बैंक के पास पेंडिंग रहेंगे और रेलवे के पास जब बिल्टी पहुंच जाती है, माल पहुंच जाता है, तो उसके ऊपर डैमरेज शुरू हो जाता है। और डैमरेज पहले एक दिन का होता है, 24 घंटे का होता है, फिर 12 घंटे का होता है, बाद में घंटे घंटे का डैमरेज होता है। तो डैमरेज इतना बढ़ जाता है, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम आई है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट 5 डे है, उनको कोई इतराज़ नहीं। स्टेट गवर्नमेंट 5 डे वर्किंग है, ट्रेडर्स को कोई इतराज़ नहीं। तो कोर्ट जो है 5 डे वर्किंग कर रही है, उनको कोई इतराज़ नहीं। कंज्यूमर कोर्ट 5 डे वर्किंग कर रही है तो उनको कोई इतराज़ नहीं। अगर बैंक की 5 डे वर्किंग होती है तो ट्रेडर्स को इतराज़ है। करोड़ों केस कोर्टों में पेंडिंग पड़े हैं।
हाई कोर्टों में करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, बड़े 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 इशू, नेशनल और इंटरनेशनल इशू कोर्टों के पास 20-20 साल से पेंडिंग पड़े हैं। फिर भी उनकी 5 डे वर्किंग है, फिर भी उनको समर वेकेशन होती हैं, 2-2 महीने की छुट्टियां हो जाती हैं जजेस को, वो चले जाते हैं छुट्टियां लेके। तो बैंक की जब 5 डे वर्किंग की बात आती है तो ट्रेडर्स भी बीच में अड़का लगा रहे हैं, तो उसको भी उन्होंने फाइनल नहीं करा है। उन्होंने कहा है कि इट इज़ अंडर द एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ IBA। ये पुराना रटा रटाया जवाब है, UABU लेके आ जाती है। तो ये 5 साल से वो कह रहे हैं एक्टिव कंसिडरेशन, तो अभी तक कंसिडरेशन क्यों नहीं हुई? क्या रुकावट आई है? जब एग्रीमेंट MOU हो चुका है कि हम कुछ दे के कुछ ले रहे हैं, 2 सैटरडे ऑफ करने के लिए हम 40 मिनट पर डे बढ़ा रहे हैं, तो फिर भी उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। दूसरी बात है जो 100% DA न्यूट्रलाइजेशन की बात भी करी है, वो 2002 के जो रिटायरीज़ हैं उनके बारे में भी है, 2002 के, लेकिन उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, कोई MOU साइन नहीं हुआ है, सिर्फ वो भी बातचीत ही हुई है। बातचीत सिर्फ बातचीत तक ही रह गई है, कोई आउटकम नहीं है जिसको हम कह सकें। हाँ, एक बात गुड न्यूज़ है सर्विंग बैंकर्स के लिए, 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की वेज रिवीजन की शुरुआत की बात। देखिए 250 डेज़ है पास्ड, 1 नवंबर 22 से आज तक 250 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक वेज नेगोशिएशन शुरू नहीं हुई। बंदर बंदरी का खेल शुरू ही नहीं हुआ, ख़त्म कब होगा ये पता नहीं है। बंदर बंदरी के खेल में आप देखते हैं बंदरी रूठ के मायके चली जाती है, वो कब वापस आएगी ये किसी को नहीं पता, ये मदारी को भी नहीं पता। तो ये ऐसा ही है। अब 28 जुलाई उन्होंने पता नहीं कुरान शरीफ से डेट निकाली है, कहाँ से ये डेट निकालते हैं मेरे को तो पता नहीं लगता। क्यों नहीं करते कि 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद या 28 जुलाई तक हम इसको फाइनल करेंगे, ये नहीं है। 28 जुलाई को इसकी शुरुआत करी जाएगी। कोई कहीं कुरान शरीफ में या कहीं बाइबल में कोई डेट लिखी हो, वहाँ से डेट उठाते हैं, पता नहीं कहाँ से उठाते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। और UABU एग्री कैसे कर जाती है ये भी समझ में नहीं आ रहा। 28 जुलाई को बातचीत शुरू होगी, अब एंड कहाँ होगा, उसके एंड की डेट भी तो फाइनल करनी चाहिए। UABU के चाहिए 28 जुलाई को शुरू करोगे तो एंड कब 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 करोगे? 250 दिन तो पहले बीत चुके हैं, अभी सोच रहे हो कि 28 जुलाई को शुरू करेंगे। तो ये 4-5 मुद्दे डिस्कस हुए हैं, 5 डे बैंकिंग, पेंशन एंड DA, 100% DA फॉर प्री 2002 रिटायरीज़, और उसके बाद है वेज नेगोशिएशन की जो बात है और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की जो बात है। उसमें उन्होंने कुछ सीलिंग्स भी रखी हैं। अगर 2 लाख की बेसिक इंश्योरेंस होगा तो उसके बाद कैपिंग उन्होंने बढ़ाई है कि एंजियोप्लास्टी के लिए कितना करना है, उसके बारे में भी सारी डिटेल्ड है। वो डिटेल जब तक नहीं आती है तो वीडियो में डिस्कस करना अभी तक, क्योंकि UABU ने उस डिटेल को नहीं लिखा है। तो RTC का क्या होगा, एंजियोप्लास्टी कितनी है, एंजियोग्राफी के कितने पैसे हैं, हर एक चीज़ के ऊपर सीलिंग को कम कर दिया गया है, बढ़ाया नहीं गया। क्योंकि उन्होंने कि प्रीमियम कम करने की बात है तो इंश्योरेंस कंपनी एग्री कर जाएगी। मान लीजिए एंजियोप्लास्टी का जो है, एंजियोग्राफी का आप 7,000 रुपये देते थे पहले, तो अब उसको 2,000 कर दोगे, जब 5,000 कर दोगे तो वो नेचुरली हो जाए। इसके अलावा उन्होंने एक बात और जो कहने की बात उन्होंने टेलीफोन पे मेरे से जो बात करी थी कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हॉस्पिटलाइजेशन में या क्लिनिक में जाके, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होती हैं जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं होती। हर एक चीज़ की वो रसीद नहीं देता, हर एक चीज़ का बिल नहीं देता है, स्पेशलाइजेशन चार्जेस का वो बिल नहीं देता। मान लीजिए आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गए, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जब मैं बच्चे के डेंटल ट्रीटमेंट के तार लगवाने गया तो वो कहता है पैसे 30,000 लूँगा लेकिन बिल 15,000 का दूंगा। 15,000 किस लिए भाई? ये तो मेरी स्पेशलाइजेशन के चार्जेस हैं, इसके ऊपर मैं टैक्स पे नहीं करना चाहता। अगर आपको मंजूर है तो आप जाइए, नहीं 15,000 वाले से करवा लीजिए जो 15,000 लेता है और 15,000 का बिल देता है। आजकल डॉक्टर्स ने ऐसा कर दिया है, आजकल डॉक्टर कहता है मैं कंसल्टेशन 500 लूँगा, रसीद 200 रुपये की दूंगा। ये भी कर रहा है। 11 टेस्ट उसने लिख दिए, उसी की लैब में 11 टेस्ट हुए हैं, और लेकिन एक्चुअली लेबॉर्ट्री वाले ने जो टेक्नीशियन बैठा तो उसने 2 टेस्ट किए, 11 टेस्टों का अपने आप पता चल गया, बाकी 9 टेस्टों का अपने आप, उनसे 2 टेस्टों से ही पता चल गया कि ये बाकी सब ठीक हैं। तो 2 टेस्ट करने के बाद उसने 11 टेस्टों की रिपोर्ट दे दी और उसके पैसे चार्ज कर लिए।
अब बैंक जी ने सीलिंग लगा रखी है, कैपिंग लगा रखी है कि अगर ये टेस्ट आपने करवा लिया तो इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर ये करवा लिया तो इसकी हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ डिस्कस नहीं करी है कि यूएबीयू के बीच में भी ऐसा कोई एग्रेसिव लीडर हमारे पास नहीं था जो उनकी एक एक माइन्यूटली बारीकी में जाके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो रिटायरीज़ की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो रिटायरीज़ अपनी पॉकेट से पैसा पे कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद भी अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। कुछ नर्सिंग चार्जेस ऐसे हैं, कुछ इंजेक्शन्स ऐसे हैं जो कागज़ों में वो दिखाते नहीं हैं। तो ऐसा ही हो रहा है। तीसरी बात, जो डॉक्टर्स का रोना है, वो कहते हैं कि लेज़र का में 20,000 रुपया चार्जेस हैं, लेकिन क्लेम वो 52,000 का डाल रहा है। तो मैंने उनसे जी पूछा, भाई इतना क्यों डाल रहे हो? कहते 30% से जी इसमें तो इनकम टैक्स निकल जाएगा। 50,000 का 30% लगा लो, 15,000 तो मेरा टैक्स चला गया। दूसरी बात ये है कि मेरी जो इस इनकम ऐड होने से मेरा स्लैब चेंज हो जाएगा, मैं 20 से 30% में आ जाऊँगा। तो इसलिए वो कहता कि आपकी वजह से मेरे को कितना नुकसान होगा। तो उनका अपना रोना है। तो 20,000 की जिसकी कैश पेमेंट मैंने करी है, उसके लिए ईमेल जो डाली थी वो 52,000 की डाली थी। मैंने उनकी ईमेल कैंसिल करवा दी। और दूसरी बात, हैरानी की बात है कि रक्षा कंपनी ने वो अप्रूवल दे दी थी। अप्रूवल के बाद मैंने उसको कैंसिल करवाया और 20,000 मैंने कैश अपनी जेब से पे करा। और उसके बाद उनसे बिल लेके मैंने उनको भेजा और रक्षा कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया कि दिस इज़ हॉस्पिटलाइजेशन केस, आपको हॉस्पिटलाइजेशन 2 घंटे की हुई है तो हम आपको बिल पे नहीं कर सकते। मेरा 20,000 जेब से चला गया। मैंने कंपनी का 32,000 का बेनिफिट करवाया, लेकिन कंपनी ने मेरा बिल पास नहीं करवाया। तो ऐसी ट्रेजेडी है, सारी डिटेल बताने वाला कोई नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं है सुलझा हुआ जो इनको सारी बात बता सके, सारी प्रॉब्लम्स रिटायरीज़ की बता सके। और दुख की बात यह है कि रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशन वाले पेंशन अपडेशन के लिए लेटर लिखते जा रहे हैं। उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं लिखी है कि हेल्थ की प्रॉब्लम्स के बीच में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आते हैं, जो पॉकेट एक्सपेंडिचर जो जेब से पे करता है, उसके बारे में उन्होंने कभी डिटेल में नहीं लिखा है। तो उसको भी लिखना चाहिए। तो मुझे आशा है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।